नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, पावर सिस्टम्स और उनके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, सिंपल शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार और आज के इस विशेष विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बिजली की दुनिया में थोड़ा और गहराई में जा रहे हैं, लेकिन एक अलग नजरिए से। हम बात करेंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की। मतलब कैसे बिजली सिर्फ बल्ब जलाने या पंखे चलाने के अलावा केमिकल बदलाव भी ला सकती है। हाँ, इस विषय पर हमारे पास इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट के कुछ दिलचस्प अंश हैं। उन्होंने इसे काफी अच्छे से समझाया है और हमारा काम है उन अंशों से जरूरी बातें और गहरी समझ निकालना। तो चलिए देखते हैं कि बिजली और रसायन विज्ञान का ये मेलजोल कितना रोमांचक हो सकता है। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से। जब बिजली किसी खास किस्म के तरल, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, उससे गुजरती है तो क्या होता है? बिल्कुल, कहानी यहीं से शुरू होती है। जब ऐसा होता है तो उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, मतलब घोल के अंदर, रासायनिक प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं। उसकी बनावट बदलने लगती है एक तरह से। इसी को कहते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। सुनने में शायद ये थोड़ा साधारण लगे, पर यह सिद्धांत बहुत शक्तिशाली है। ये दिखाता है कि बिजली सिर्फ ऊर्जा नहीं है, बल्कि एक औजार भी है जिससे हम पदार्थों को बदल सकते हैं। और इसी सिद्धांत पर आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आम प्रक्रिया है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, हाँ, ये शब्द तो सुना है कई बार। तो ये असल में है क्या? क्या ये वही प्रक्रिया है जिसका जिक्र कई चीजों में होता है? एकदम सही। इलेक्ट्रोलिसिस वो तरीका है जिसमें हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट को उसके घटकों में तोड़ने के लिए या फिर उसमें नए पदार्थ बनाने के लिए। और हाँ, इसके अनुप्रयोग, मतलब इसके यूजेज बहुत व्यवहारिक है। एक बहुत ही जाना पहचाना उदाहरण है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब वो परत चढ़ाना, जैसे गहनों पर सोने का पानी चढ़ाना या चम्मचों को चमकदार बनाना, वो सब। बिल्कुल वही। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम बिजली की मदद से एक धातु की चीज पर किसी दूसरी, अक्सर ज्यादा कीमती या ज्यादा टिकाऊ धातु की एक पतली एकसार परत चढ़ाते हैं। सोचिए, क्रोमियम की एक बहुत ही पतली परत जो दिखती भी नहीं ठीक से, वो लोहे के हैंडल या कार के बम्पर को सालों साल जंग लगने से बचा सकती है। ये दिखाता है कि कैसे बहुत थोड़ी सी चीज सही जगह इस्तेमाल होकर कितना बड़ा फर्क ला सकती है। ये सिर्फ चमक धमक के लिए नहीं है, ये सुरक्षा भी देती है, मजबूती भी। वाह, ये तो वाकई कमाल की बात है। इतनी पतली परत और इतनी सुरक्षा। और कौन से उदाहरण हैं? कहाँ ये इलेक्ट्रोलिसिस काम आता है? एक और बहुत जरूरी इंडस्ट्री प्रोसेस है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इसका मकसद है धातुओं को शुद्ध करना, प्योरीफाई करना। मान लीजिए खदान से तांबा निकाला, उसमें कई तरह की इम्प्योरिटीज, मतलब अशुद्धियां मिली होती हैं। अब इंडस्ट्रीज को, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में, लगभग 100% शुद्ध तांबा चाहिए। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वो प्रोसेस है जिससे हम इस अशुद्ध तांबे से 99.99% तक शुद्ध तांबा निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है, अशुद्ध तांबे को एक इलेक्ट्रोड बनाते हैं। वो धीरे धीरे घुलता है और शुद्ध तांबा दूसरे इलेक्ट्रोड पर जमा होता जाता है और अशुद्धियां पीछे रह जाती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से धातुओं को साफ करने का हाईटेक तरीका हो गया। ये तो फिर उद्योगों के लिए बहुत ही जरूरी होगा, है ना? मैंने सुना था पानी के साथ भी कुछ ऐसे ही करते हैं, वो पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस ये एक क्लासिक उदाहरण है और आजकल तो बहुत चर्चा में भी है। इसमें हम बिजली का उपयोग करके पानी को, यानी H2O को, उसके मूल तत्वों हाइड्रोजन H2 गैस और ऑक्सीजन O2 गैस में तोड़ते हैं। वैसे शुद्ध पानी तो बिजली का अच्छा कंडक्टर नहीं होता, तो उसमें थोड़ा एसिड या बेस मिलाते हैं उसे इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए। फिर जब करंट पास करते हैं तो एक इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है बबल्स के रूप में और दूसरे पर ऑक्सीजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस, क्या ये वही है जिसके बारे में आजकल फ्यूल के तौर पर काफी बातें हो रही हैं? बिल्कुल। पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से बनी हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, अगर बिजली रिन्यूएबल सोर्स से आई हो तो। और इसे भविष्य का एक साफ ईंधन माना जा रहा है। हालांकि इसे बड़े पैमाने पर और सस्ता बनाना अभी भी एक चैलेंज है, पर यह प्रक्रिया दिखाती है कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसे एनर्जी सेक्टर में भी अहम रोल निभा सकता है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोलिसिस से परत चढ़ सकती है, धातुएं शुद्ध हो सकती हैं, पानी टूट सकता है। लेकिन ये होता कैसे असल में? आपने इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड का जिक्र किया और जाहिर है बिजली तो चाहिए ही। ये सब मिलके काम कैसे करते हैं? जरा इसके पीछे का मैकेनिज्म समझाइए। जरूर।
ये समझना काफी दिलचस्प है। चलिए थोड़ा आसान करते हैं इसको। इलेक्ट्रोलाइट को समझिए एक तरह का सूप, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे चार्ज वाले कण, मतलब आयन्स, तैर रहे हैं। कुछ पॉजिटिव चार्ज वाले धनायन या कैटायंस कहते हैं इन्हें, और कुछ नेगेटिव चार्ज वाले ऋणायन या एनायंस। और ये आयन इधर उधर घूमने के लिए आजाद हैं। अब इस सूप में हम डालते हैं 2 धातु की छड़ें या प्लेटें। ये हैं हमारे इलेक्ट्रोड। इन इलेक्ट्रोड को हम जोड़ते हैं एक बैटरी या डीसी पावर सप्लाई से। एक छड़ जुड़ती है बैटरी के पॉजिटिव प्लस टर्मिनल से, उसे कहते हैं एनोड। दूसरी जुड़ती है नेगेटिव माइनस टर्मिनल से, वो है कैथोड। ठीक है, तो आयनों का सूप है और उसमें 2 चार्ज की हुई छड़ें डाल दी। अब बिजली का जादू शुरू होता है। हाँ बिल्कुल। जैसे ही सर्किट पूरा होता है और करंट बहना शुरू होता है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट में हलचल मच जाती है, क्योंकि विपरीत चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं, है ना? करेक्ट। तो सारी पॉजिटिव आयन्स यानी धनायन भागते हैं नेगेटिव छड़ यानी कैथोड की तरफ, और सारे नेगेटिव आयन्स यानी ऋण आयन खींचते हैं पॉजिटिव छड़ यानी एनोड की तरफ। अच्छा। ऐसा समझे कि इलेक्ट्रोलाइट एक डांस फ्लोर है और आयन्स डांसर्स। जैसे म्यूजिक मतलब बिजली बजता है, पॉजिटिव वाले नेगेटिव दीवार यानी कैथोड की तरफ जाते हैं और नेगेटिव वाले पॉजिटिव दीवार यानी एनोड की तरफ। अच्छा, तो बिजली उनको सही दिशा में भेजती है। लेकिन सिर्फ वहां पहुंचने से तो बात नहीं बनती होगी। वहां पहुंचकर क्या होता है फिर? यहीं पर असली केमिकल रिएक्शन होता है। जब ये आयन अपने विपरीत चार्ज वाले इलेक्ट्रोड तक पहुंचते हैं तो वे इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं। कैथोड पर जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वहां पहुंचे पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इलेक्ट्रॉन लेने की इस प्रोसेस को कहते हैं अपचयन या रिडक्शन। इससे वो आयन वापस एटम बन सकते हैं, जैसे कॉपर आयन का कॉपर धातु बनना या कोई और चीज बन सकता है। और एनोड पर जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वहां पहुंचे नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन देते हैं। इलेक्ट्रॉन खोने की इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। इससे भी नए पदार्थ बनते हैं, जैसे क्लोराइड आयन से क्लोरीन गैस बनना। अरे वाह! तो बिजली असल में इन आयनों को न सिर्फ धक्का देती है, बिल्कुल, बल्कि उन्हें इलेक्ट्रॉन बदलने पर मजबूर करके बिल्कुल नया पदार्थ बना देती है। ये तो कमाल है। ये सिर्फ फिजिकल मूवमेंट नहीं है, ये तो कंट्रोल तरीके से केमिस्ट्री को बदलना है। बिल्कुल, बिजली यहाँ केमिकल रिएक्शंस को चलाने वाली ड्राइविंग फोर्स का काम करती है। एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन, ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं, और इन्हीं के मिले जुले असर से हमें इलेक्ट्रोलिसिस के अलग अलग नतीजे मिलते हैं, चाहे वो परत चढ़ाना हो या मेटल प्योरिफिकेशन या गैसों का बनना। ये प्रक्रिया तो समझ आ गई। हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग और रिफाइनिंग की बात की, लेकिन ये तकनीक तो हमारी रोजमर्रा की चीजों में और भी ज्यादा जुड़ी हुई है ना? इसके और क्या इस्तेमाल हैं जो शायद हम रोज देखते हों पर ध्यान न देते हों? हाँ, एक बहुत बड़ा एरिया है संक्षारण से बचाव का, मतलब रस्टिंग वगैरह से प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो है ही, जिसमें क्रोमियम या निकल की परत चढ़ाते हैं। एक और मिलती जुलती प्रक्रिया है गैल्वनीकरण, गैल्वेनाइजेशन। इसमें स्टील पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, खासकर पाइप, चादरें, नट बोल्ट, इन सब पर। और ये जिंक की परत सिर्फ एक बैरियर का काम नहीं करती, बल्कि अगर कहीं खरोच लग भी जाए ना, तो जिंक खुद गलकर स्टील को बचाता है। इसे कहते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। तो गाड़ी की बॉडी से लेकर घर की छत की चादरों तक कई जगह ये तकनीक काम कर रही होती है। अच्छा, ये गैल्वनीकरण वाला जिंक का बलिदान देना ये तो दिलचस्प है। मतलब वो खुद खत्म होकर लोहे को बचा लेता है जी। और बड़े उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में इसका क्या रोल है? कॉपर, सोना, चांदी जैसी धातुओं को बहुत शुद्ध रूप में पाने के लिए ये जरूरी है। इसके अलावा कुछ धातुएं तो ऐसी हैं जिन्हें उनके अयस्क मतलब ओर से निकालने का मेन तरीका ही इलेक्ट्रोलिसिस है। सबसे बड़ा उदाहरण है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसे बॉक्साइट कहते हैं, उससे एल्यूमिनियम धातु बनाने की जो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस है वो पूरी तरह इलेक्ट्रोलिसिस पर ही आधारित है। बिना इलेक्ट्रोलिसिस के हम आज एल्यूमिनियम का इतना इस्तेमाल सोच भी नहीं सकते थे। इसी तरह सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन गैस जैसे कई जरूरी इंडस्ट्रियल केमिकल्स भी इलेक्ट्रोलिसिस से ही बनते हैं। यानी एल्यूमिनियम फॉयल से लेकर हवाई जहाज तक सब कहीं ना कहीं इस प्रोसेस से जुड़े हैं। ये तो वाकई दिखाता है कि बिजली सिर्फ रोशनी नहीं देती,
बल्कि हमारे चारों तरफ की चीजों को बनाने में भी मदद करती है। हाँ, ये तो साफ है कि ये तकनीक सिर्फ लैब या किताबों तक ही नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की चीजों से लेकर बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तक कई एरियाज का एक अहम हिस्सा है। अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये प्रक्रिया क्या है और कहाँ इस्तेमाल होती है, तो थोड़ा इसके पीछे के विज्ञान पर बात करते हैं। मैंने सुना है फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के नियम बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। ये नियम क्या बताते हैं? हाँ, माइकल फैराडे 19वीं सदी के बहुत ही कमाल के वैज्ञानिक थे। उन्होंने बिजली और मैग्नेटिज्म में तो क्रांति लाई दी थी। इलेक्ट्रोलिसिस पर भी उन्होंने बहुत गहराई से काम किया और 2 बहुत बुनियादी और ज़रूरी नियम दिए। ये नियम हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कितना पदार्थ बनेगा या खर्च होगा, मतलब क्वांटिटी बताते हैं। फैराडे का पहला नियम तो बहुत सीधा सा है। ये कहता है कि इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले या निकलने वाले पदार्थ की मात्रा, मतलब वजन, वो सीधे सीधे उस इलेक्ट्रोलाइट से गुजारी गई बिजली की कुल मात्रा यानी चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है। चार्ज मतलब करंट गुणा समय। चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो आसान शब्दों में, आप जितनी ज्यादा देर तक करंट चलाएंगे या जितना ज्यादा करंट इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज्यादा पदार्थ आपको इलेक्ट्रोड पर मिलेगा। दुगना चार्ज तो दुगना प्रोडक्ट। ये तो काफी लॉजिकल लगता है। ज्यादा इनपुट ज्यादा आउटपुट। और दूसरा नियम वो क्या कहता है? फैराडे का दूसरा नियम थोड़ा और आगे जाता है। ये तब काम आता है जब हम अलग-अलग पदार्थों की तुलना करते हैं। ये नियम कहता है कि अगर आप बिजली की समान मात्रा, मतलब सेम चार्ज, अलग-अलग इलेक्ट्रोलाइट से गुजारते हैं, तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले या निकलने वाले अलग-अलग पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक भार या केमिकल इक्विवेलेंट वेट के अनुपात में होगी। रासायनिक तुल्यांक भार, केमिकल इक्विवेलेंट वेट, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। इसे आसान शब्दों में कैसे समझें? हाँ, ये शब्द थोड़ा भारी जरूर है, पर इसका मतलब समझना जरूरी है। तुल्यांक भार मोटे तौर पर किसी पदार्थ के एटॉमिक वेट को उसकी वैलेंसी या उस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन शामिल हैं उससे भाग देने पर मिलता है। सिंपल भाषा में कहें तो यह बताता है कि किसी पदार्थ का कितना वजन एक फिक्स्ड अमाउंट के इलेक्ट्रॉन के लेन देन से जुड़ा है। तो दूसरा नियम यह समझने में मदद करता है कि क्यों एक ही मात्रा की बिजली से, मान लीजिए 1 घंटे तक 1 एम्पियर करंट दिया, तो उससे कुछ धातुएं जैसे चांदी ज्यादा ग्राम जमा होती हैं और कुछ कम जैसे तांबा या एल्यूमिनियम। ये उनके अपने एटॉमिक वेट और वो कितने इलेक्ट्रॉन लेते या देते हैं उस पर निर्भर करता है। अच्छा, तो ये नियम सिर्फ क्या होता है ये नहीं बताते, बल्कि कितना होता है ये भी बताते हैं। इससे तो फिर इंडस्ट्रीज में बहुत मदद मिलती होगी ना? बिल्कुल। ये नियम इलेक्ट्रोलिसिस को एक प्रेडिक्टेबल और कंट्रोलेबल प्रोसेस बनाते हैं। इंडस्ट्रीज इन नियमों का इस्तेमाल करके कैलकुलेट कर सकती हैं कि भाई इतना प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना करंट देना होगा, कितनी देर तक मशीन चलानी होगी। इससे कॉस्ट का अंदाजा लगाने और प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने में मदद मिलती है। ये नियम तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है एक तरह से। ये सब जानकारी वाकई बहुत ज्ञान बढ़ाने वाली है। और जैसा कि हमारे स्रोत इलेक्ट्रोल वायरल पॉडकास्ट के अंशों में भी इशारा था, ये विषय सिर्फ इंडस्ट्री के लिए ही नहीं बल्कि पढ़ाई के लिहाज से भी काफ़ी अहम है, खासकर इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या केमिकल इंजीनियरिंग, छात्रों के लिए, चाहे वो डिप्लोमा कर रहे हों, बीटेक कर रहे हों या फिर एसएससी, जेई या गेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव और इलेक्ट्रोलिसिस एक फंडामेंटल और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसे समझे बिना आगे के कई कॉन्सेप्ट्स जैसे बैटरियां कैसे काम करती हैं, फ्यूल सेल क्या है, या कोरोजन मतलब धातुओं में जंग क्यों और कैसे लगता है, इनको समझना मुश्किल हो जाता है। ये उन विषयों की नींव रखता है। इसलिए एकेडमिक्स और प्रैक्टिकल दोनों नजरियों से इसकी गहरी समझ जरूरी है। तो आज के इस विश्लेषण को अब समेटते हैं। हमने इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट के अंशों को बेस बनाकर विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की दुनिया में गोता लगाया। हमने समझा कि कैसे बिजली का इस्तेमाल करके तरल इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर एक कंट्रोल तरीके से केमिकल बदलाव लाए जा सकते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। धातुओं को इंडस्ट्री के लिए एकदम शुद्ध बनाया जाता है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, कैसे एल्यूमिनियम जैसी ज़रूरी धातुएं निकाली जाती हैं, और यहाँ तक कि कैसे पानी को तोड़कर भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन बनाया जा सकता है।
और हमने ये भी जाना कि कैसे माइकल फैराडे के नियमों ने इस पूरी प्रक्रिया को एक वैज्ञानिक आधार दिया, एक क्वांटिटेटिव समझ दी जो इसे इंजीनियरिंग और इंडस्ट्री के लिए इतना उपयोगी बनाती है। तो निष्कर्ष ये है कि बिजली सिर्फ हमारे घरों को रोशन करने या मशीनों को चलाने वाली शक्ति ही नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सूक्ष्म, एक महीन रासायनिक कारीगर भी है, जो अणुओं को तोड़ सकती है, जोड़ सकती है और बदल सकती है। ये ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो सीधे सीधे केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकता है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है भविष्य के लिए। हमने बिजली का इस्तेमाल करके धातुओं को शुद्ध करना, परत चढ़ाना, पानी तोड़ना सीख लिया है। क्या इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके हम और भी जटिल और भी कॉम्प्लेक्स काम कर सकते हैं? क्या हम टारगेटेड तरीके से नए अणु बना सकते हैं, बेहतर दवाएं बना सकते हैं, या ऐसी स्मार्ट सामग्रियां बना सकते हैं जिनका निर्माण आज मुश्किल है? सोचिए, अगर हम बिजली के सटीक नियंत्रण से सीधे जटिल प्रोटीन या कस्टम डिजाइन किए गए पॉलिमर बना सकें, रसायन विज्ञान और विद्युत ऊर्जा का ये संगम हमें किन नई, शायद बिल्कुल अनसोची संभावनाओं की ओर ले जा सकता है। कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला अध्याय क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव और इलेक्ट्रोलिसिस पर यह विस्तृत चर्चा रोचक और ज्ञानवर्धक रही होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़ते रहिए इलेक्ट्रोवायरल के साथ, क्योंकि यही मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।